तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो डेली डेली हम लोग 25 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर रेलवे के, तो जो 25 क्वेश्चन होते हैं हम लोग डेली डेली यहाँ से डिस्कस करते हैं। तो आज भी हम लोग यहाँ से 25 क्वेश्चन कवर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, और यदि आप चैनल पर नए जुड़ रहे हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक नया चैप्टर आज से स्टार्ट हो जाएगा, जिसका नाम है जैव विकास। तो यही आपका हो जाएगा चैप्टर नंबर 6, यहाँ से आप देख सकते हैं। और इससे पहले हम काफ़ी वीडियो में पिछले काफ़ी चैप्टर कवर कर चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके आप मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जॉर्जेस क्यूवियर द्वारा अभिज्ञात 3 विशिष्ट मानव जातियों या नस्लों में से नहीं है। तो यहाँ पे यह है NTPC 2022 में क्वेश्चन इस तरह का आया था। तो इसमें आपका हो जाएगा लैपलैंड रियोड। तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका है करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी इसके फैक्ट हैं हम लोग देखेंगे। तो मानव प्रजातियों का वर्गीकरण उनके शारीरिक बनावट के विभिन्न लक्षणों जैसे त्वचा का रंग, खोपड़ी की लंबाई और कद, वाल, चेहरे की आकृति, आँखों की बनावट के आधार पर किया जाता है। फ्रेंच जीव वैज्ञानिक जॉर्जेस क्यूवियर ने मानव जातियों को उनके चमड़ी के आधार पर 3 भागों में यथा काकेसाइड यानी सफ़ेद, मंगोलाइड पीला तथा नीग्राइड काला में विभाजित किया था। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि होमो सैपियंस शब्द किसके द्वारा दिया गया था। तो आपको बताना है कि होमो सैपियंस किसके द्वारा दिया गया था। तो यह क्वेश्चन आपका रेलवे NTPC 2021 में क्वेश्चन पूछा गया था। तो यह आपके थे सी लीनियस के द्वारा यह दिया गया था। और होमो सैपियंस ये किसका वैज्ञानिक नाम होता है। तो जो मानव का वैज्ञानिक नाम होता है मनुष्य का, उसी का यह होमो सैपियंस उसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम ये हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अलग से स्टार डाल के लिख लेना है। तो आइए हम लोग इसके फैक्ट देखते हैं क्या हो जाएंगे इसके फैक्ट। तो यहाँ से स्वीडन के जीव वैज्ञानिक कैरोलस लिनियस द्वारा होमो सैपियंस यानी आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम। तो अभी हम लोगों ने बताया यही आपका होता है आधुनिक जो मानव था उसका वैज्ञानिक नाम यह हो जाएगा, और शब्द यह दिया था। तो यहाँ पे कुछ साधारण नाम हो जाएंगे और वैज्ञानिक नाम यहाँ पे दे रखे हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले मानव का। तो यही आपका हो जाएगा होमो सैपियंस। यहाँ से विल्ली का, और विल्ली का होता है फेलिस कैटस। तो यहाँ पे विल्ली का यह नाम याद रखना है। मेढक का हो जाएगा वैज्ञानिक नाम राना टिग्रीना। और सरसों का तो ये हो जाएगा ब्रेसिका कंप्रेस्टिस। तो यह आपका हो जाएगा सरसों का। धान का हो जाएगा ओराइजा सटाइवा। तो यह आपका हो जाएगा धान का। और गेहूँ का हो जाएगा ट्रिटिकम एस्टिवम। तो यही आपका गेहूँ का वैज्ञानिक नाम ये याद रखना है। आम का हो जाएगा मैंगीफेरा इंडिका। तो यहाँ से मैंगी यानी मैंगो माने आम होता है, तो इस ट्रिक के साथ इसको याद रखना है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएंगे आपके इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आप चाहें इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं इनके। बढ़ते हैं सीधे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सेम रिपीट क्वेश्चन है, होमो सैपियंस शब्द किसने गढ़ा था, यानी किसने यह क्वेश्चन दिया था। तो इसमें भी आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा। तो यह भी क्वेश्चन रेलवे में रिपीट हुआ था। और फ्रेंड्स आप याद रखना कि रेलवे क्वेश्चन अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करती है। तो इस तरह इन क्वेश्चनों को आप इम्पोर्टेंट करके ही चलना है। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वाक्यांश किसने गढ़ा था, यानी ये वाक्यांश किसने दिया था। तो आपको बताना है ये वाक्यांश किसका हो जाएगा इन 4 ऑप्शन में। तो यह नाम आपका दिया था हार्वर्ड स्पेंसर ने। तो ऑप्शन सी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसको याद रखना है। आइए हम लोग इसके फैक्ट देखते हैं क्या हो जाएंगे। तो यहाँ से सर्वश्रेष्ठ की उत्तर जीविका। तो यहाँ पे ये हो जाएगा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो एक ऐसा वाक्यांश है जो
प्राकृतिक चयन के तंत्र का वर्णन करता है। इस वाक्यांश को ब्रिटिश पॉलीमैथ दार्शनिक हार्वर्ड स्पेंसर द्वारा गढ़ा गया था। चार्ल्स डार्विन को पुस्तक ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को पढ़ने के बाद हार्वर्ड स्पेंसर ने सबसे पहले इस वाक्यांश का प्रयोग अपनी पुस्तक जीव विज्ञान का सिद्धांत, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी है, जीव विज्ञान का सिद्धांत में ये कब दिया था, तो 1864 में किया था। चार्ल्स डार्विन ने इस वाक्यांश का प्रयोग सर्वप्रथम यह 1869 में प्रकाशित ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज के 5वें संस्करण में किया था। तो ये पुस्तक आपको स्टार डाल के लिख लेनी है, यह आपकी हो जाएगी चार्ल्स डार्विन की है वो, तो इसको आपको स्टार डाल के लिख लेना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि इनमें से किस प्रकार के अंगों की बुनियादी संरचना एवं उत्पत्ति समान होती है किंतु उनके कार्य भिन्न होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ से समजात, तो ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। वे अंग जो उत्पत्ति तथा संरचना में समान होते हैं तथा कार्य में भिन्न होते हैं समजात अंग कहलाते हैं। जैसे आपके हो जाएगी पंछी के पंख तथा घोड़े के अग्रपाद, मनुष्य की बाजू तथा गाय के अग्रपाद, तो यही आपके हो जाएंगे समपाद, समजात अंग ये हो जाएंगे। और वे अंग जो समान कार्य करते हैं तथा देखने में भी समान हैं लेकिन उनकी उत्पत्ति और संरचना भिन्न है, तो उन्हें बोलते हैं समरूप अंग कहलाते हैं। जैसे आपके हो जाएंगे कीट के पंख, चमगादड़ के पंख और व्हेल का पंख और आपके पक्षी के पंख, तो यह आपके हो जाएंगे समरूप अंग और यह आपके हो जाएंगे ऊपर यह समजात अंग। तो इनको स्टार डाल के अलग से नोट डाउन कर लेना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा जिन अंगों की मूल संरचना भिन्न होती है लेकिन दिखने में एक जैसे होते हैं और उनके कार्य भी समान होते हैं उन्हें कहा जाता है। तो अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था, उन्हें हम लोग बोलते हैं समरूप अंग। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह इसकी व्याख्या आप ऊपर देख सकते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न हो जाएगा कि वैसे अंग जिनकी मौलिक संरचना तो एक समान होती है परंतु उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य भिन्न होता है, क्या कहते या क्या कहे जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने ये भी पढ़ा था, तो इनको हम लोग कहते हैं समजात अंग। तो ऑप्शन डी यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। तो इसकी भी व्याख्या आप ऊपर देख सकते हैं, पिछले क्वेश्चन में से कराई थी। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये रिपीट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ से कि समरूप अंग है। तो यहाँ पे समरूप आपको अंग बताना है कौन से हो जाएंगे। तो अभी हम लोग कुछ समरूप अंग और समजात अंग हमने डिस्कस किए थे। तो यहाँ पे जो लॉबस्टर की पूंछ और व्हेल के फल या पंख जो होते हैं यही आपके समरूप के अंग होते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे मिल गया, तो यही आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ से ये देख सकते हैं इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हो जाएगा मानव जाति या होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष किसमें देखे जा सकते हैं। तो यह अवशेष किसमें मिले थे आपके, तो यह अफ्रीका में मिले थे। ऑप्शन डी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कितना डीप क्वेश्चन यहाँ से NTPC 2021 में रेलवे ने पूछा था। तो इस तरह आपको कोई भी क्वेश्चन मिस नहीं करना है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। मानव जाति यानी होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। अभी तक के खोज के अनुसार होमो सैपियंस का उद्भव 2 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका को माना जाता रहा है, लेकिन नई खोज के मुताबिक 3 लाख साल पहले ही होमो सैपियंस के अवशेष उपस्थित थे। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो किसमें विकसित हुई है। तो यह आपके विकसित हुई है। तो अभी हम लोगों के जो अवशेष मिले थे वह अफ्रीका से मिले थे, तो वहीं से हम सभी के एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो वहाँ से विकसित हुई है। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे।
तो मनुष्य के क्रम विकास का अध्ययन इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो अफ्रीका में विकसित हुई है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, मानव विकास का अध्ययन यह इंगित करता है कि हम सभी एक ही प्रजाति से संबंधित हैं जो कि निम्न में से किसमें विकसित हुए हैं। तो यह आपके रिपीट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आपका एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया था और इससे पहले यह क्वेश्चन ग्रुप डी 2018 में पूछा गया था। तो ये भी आपका इसमें करेक्ट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा, अफ्रीका में। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, निम्न में से या निम्नलिखित कारकों में से कौन सा जाति उद्यान जब मौजूदा जातियों से नई जातियां विकसित होती हैं में योगदान नहीं करता है। तो यह आपका होता है अपसारी विकास। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अपसारी विकास जाति उद्यान में योगदान नहीं करता है। अपसारी विकास किसी एक पूर्वज जाति के विकास की विकासीय अपसरण को कहते हैं। जैसे आपका हो जाएगा घोड़ा व मृग दोनों धावी प्राणी हैं तथा गिलहरी व प्राइमेट्स ये वृक्षवासी हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मानव जाति के आनुवांशिक मूल कहाँ मौजूद हैं। तो यह क्वेश्चन आपका रिपीट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यह भी आपके हो जाएंगे अफ्रीका में। तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बार बार ये क्वेश्चन आ गया, तो ये भी क्वेश्चन आपको रट सा गया होगा। तो यहाँ से देख सकते हैं मध्य अफ्रीका में विकसित हुआ था, यहाँ से पूरे विश्व में ये फैला था। तो अगला प्रश्न हमारा है कि मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। तो यही आपके भी अफ्रीकी मूल से मनुष्य की आनुवांशिकी का पता लगाया जा सकता है। और ये क्वेश्चन देख सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से 2 बार रिपीट क्वेश्चन हुआ था ग्रुप डी में। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीव की उत्पत्ति के बारे में ऑपेरिन का सिद्धांत किससे संबंधित है। तो यहाँ पे बताना है ऑपेरिन का सिद्धांत। तो यह किससे संबंधित है। तो यह रासायनिक विकास से संबंधित हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो यह क्वेश्चन एलपीएन टेक्नीशियन में पूछा गया था। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं क्या हो जाएंगे। जीवन की उत्पत्ति के बारे में ओपेरिन का सिद्धांत रासायनिक विकास से संबंधित है। ओपेरिन रूम व हॉल्डेर जो कि इंग्लैंड के अनुसार जीव की उत्पत्ति पहले से अवस्थित जीव रहित कार्बनिक पदार्थ से हुई है और कार्बनिक पदार्थ का निर्माण अकार्बनिक पदार्थ से हुआ है। जीवन की उत्पत्ति के भिन्न मत हैं। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि उनके विलोपन को रोकने के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा। तो यही आपका हो जाएगा प्रजनन। ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं कि प्रजातियों की व्यक्तिगत संख्या को बनाए रखने और उनके विलोपन को रोकने के लिए प्रजनन आवश्यक है। यदि कोई प्रजाति प्रजनन करने में सक्षम नहीं है तो वह धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। किसी प्रजाति के विलोपन से पारिस्थितिकी तंत्र में अस्थिरता आती है। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन प्रजातियों की व्याख्या को बनाए रखने और उनकी विलुप्तता को रोकने के लिए आवश्यक है। तो अभी हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, यह आपका हो जाएगा प्रजनन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा यहाँ से, आद्य वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि। तो इन 4 ऑप्शन में बताना है कि वायुमंडल कम हो रहा है क्यों। तो हाइड्रोजन परमाणु कुछ ही थे, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे, तो यही इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो आद्य वायुमंडल कम हो रहा था क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। तो ये कुछ समय पहले की बातें हैं, तो ये आपको याद रखनी है।
तो यहाँ से ये इसके देख सकते हैं, आधे वायुमंडल कम हो रहा है क्योंकि हाइड्रोजन परमाणु सक्रिय थे और अधिक संख्या में थे। वातावरण की ऐसी स्थिति है जिसमें ऑक्सीजन की कमी के कारण ऑक्सीजन रुक जाता है और ऑक्सीकारक जैसे आपके हो जाएंगे हाइड्रोजन जलवाष्प सक्रिय हो जाती है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि जीवधारियों में नई प्रजाति का क्रमिक विकास करने की संभावना इनमें से किसकी अधिक है? तो यह आपके हो जाएगी द्विवर्ण अणुओं का विभाजन, ऑप्शन ए यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन 2012 का क्वेश्चन है यहाँ से। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि अर्धसूत्रीय विभाजन के फलस्वरूप जीन के नए संयोग बनते हैं। क्रॉसिंग ओवर के नर एवं मादा गुणसूत्रों के क्रोमैटिक खंडों की अदला बदली होती है। तो इस तरह आपको ये पॉइंट याद रखने हैं। चलिए सीधे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर और अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तिका किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह आपके लिखी गई थी चार्ल्स डार्विन के द्वारा। सबसे पहले स्टार्टिंग क्वेश्चन में इसको डिस्कस किया था, यहाँ से ये याद रखना है सीधे। तो यहाँ से हो जाएगा कि 24 नवंबर 1859 ईस्वी में प्रकाशित चार्ल्स डार्विन की पुस्तक ये आपकी हो जाएगी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज को विज्ञान में एक मौलिक वैज्ञानिक अवधारणा और क्रम विकास संबंधी जीव विज्ञान की नींव के रूप में माना जाता है। इस पुस्तक में जीवों की उत्पत्ति तथा विकास को जैव विकास द्वारा समझाया गया है। तो इस पुस्तक को आपको स्टार डाल के लिख लेना है कि ओरिजिन ऑफ स्पीसीज ये पुस्तक किसकी हो जाएगी? तो चार्ल्स डार्विन की ये पुस्तक हो जाएगी। अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा किस युग के दौरान डायनासोर फले या फूले थे? तो कौन सा यह युग हो जाएगा? मेसोजोइक इरा। तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यह क्वेश्चन देख सकते हैं रेलवे 2016 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके पॉइंट देखते हैं हम लोग क्या हो जाएंगे। तो मेसोजोइक कल्प की अवधि यह आपकी हो जाएगी 22.5 करोड़ से 7 करोड़ वर्ष तक है। इसमें रेंगने वाले जीव अधिक मात्रा में विद्यमान थे। इसी कल्प में डायनासोर फूले फले और इस कल्प को 3 शकों में विभाजित किया गया है। तो पहला आपका हो जाएगा ट्राइसिक और सेकंड आपका हो जाएगा जुरासिक और थर्ड आपका हो जाएगा क्रिटेशियन काल। तो आपके ये 3 काल आपको याद रखने हैं, ट्रियासिक काल, जुरासिक काल और क्रिटेशियन काल। तो जिसमें डायनासोर मुख्य रूप से जुरासिक शक में सक्रिय होते, यानी जुरासिक काल में डायनासोर फले और फूले थे। तो अगला प्रश्न हमारा हो जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा वह विचार है कि नई प्रजातियों का विकास उनके परिभाषित परिवर्तन के कारण हुआ है? तो यह आपका होता है उत्परिवर्तनवाद, ऑप्शन वी यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। तो आइए हम लोग इसके पॉइंट देखते हैं यहाँ पे। तो आधुनिक नव डार्विनवादियों के अनुसार जीन्स में साधारण परिवर्तनों के उपरांत नए जीव बनते हैं जिनसे उनमें विभिन्नताएं बढ़ जाती हैं और इन परिवर्तनों को उत्परिवर्तन कहते हैं। ये परिवर्तन स्पष्टतः वंशागत होते हैं तथा पीढ़ियों में वर्ण के द्वारा नई जातियों की उत्पत्ति होती है। तो इस तरह आपके यहाँ से और आज का ये लास्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा कि जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में बताना है जीवों द्वारा जीने के लिए और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो यह आपके कहते हैं प्राकृतिक चयन। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा। और यह क्वेश्चन एनटीपीसी 2016 में क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ से। तो आइए हम लोग इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं, क्या हो जाएंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट। तो जीवों द्वारा जीवन जीने हेतु और अधिक वंश वृद्धि के लिए बेहतर अनुकूलित वातावरण बनाने की प्रक्रिया को प्राकृतिक चयन कहा जाता है। तो यही आपको याद रखना है। और चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए
प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो यह पॉइंट आपको स्टार डाल के नोट कर लेना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चार्ल्स डार्विन ने विकास की प्रक्रिया की व्याख्या के लिए एक प्रसिद्ध प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था यानी दिया था। और वर्ष 1859 में उन्होंने ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक में अपने निष्कर्ष का वर्णन किया था। तो ये भी पॉइंट आपको यहाँ से स्टार डाल के लिख लेना है कि चार्ल्स डार्विन की पुस्तक हो जाएगी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, और यह कब लाई गई थी? तो 1859 में पुस्तक लाई गई थी जिसमें उन्होंने अपने निष्कर्ष का वर्णन किया था। तो इस तरह आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं आज के 25 क्वेश्चन यहाँ से। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो रेलवे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा अपने पूछती है, और यह क्वेश्चन कहीं ना कहीं रेलवे के देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछे हुए ही हैं। और धीरे धीरे हम लोग कवर करेंगे जो भी आए हुए क्वेश्चन है रेलवे के, और जैसे जैसे हम लोग एग्ज़ाम के नज़दीक पहुंचेंगे वैसे हम लोग क्वेश्चनों की संख्या में वृद्धि करते रहेंगे। तो आई थिंक इस वीडियो को आप शेयर भी किया करें, और आपको कंटेंट कैसा लगता है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लगता है, तो ये भी आप डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में आप कमेंट किया करें। तो इससे हमें पता लगेगा आप लोग क्या चाहते हैं और क्या नहीं चाहते हैं, क्या आपको अच्छा लग रहा है, क्या नहीं अच्छा लग रहा है। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें, यह वीडियो कैसा लग रहा है आपको, और कंटेंट कैसा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का तरीका कैसा लग रहा है। हो सकता है आप कुछ फॉल्ट हो रही हो तो उसको हम सुधारने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप कमेंट ज़रूर किया करें, और अपने दोस्तों जो भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम पे जो भी आपके ग्रुप वगैरह हों वहाँ पे इस वीडियो को शेयर भी किया करें, स्टेटस पे आप लगा सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।